इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि हम सब पैसा बनाना चाहते हैं। समरी का टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑफ वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने। यह समरी हमें न केवल मनी की साइकोलॉजी बताती है बल्कि और भी कई साइकोलॉजिकल लेसन्स हमें देती है, और अंत में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ हासिल हो गया हो। मॉर्गन हॉसेल एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं, एक इन्वेस्टमेंट फंड और एक कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे और वो 3 किताबों के ऑथर भी हैं। अगर आपको इनमें से कोई चॉइस दी जाए तो आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन, या फिर फ्रीडम, या फिर अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो फिर इस बुक समरी को सुनिए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। पहला चैप्टर है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन हॉसेल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक महंगा और आलीशान होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज दिमाग वाला था। तो 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कंपोनेंट डिज़ाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनीज स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डीलें मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई पत्थर तालाब में फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद गलती से वो यंग मिलेनियर एक होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकाल के मैनेजर के मुंह पे दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे हो कि ये मात्र एक कहानी है। सच नहीं। शायद आप सोच रहे हो कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में ऐसे ही और कहानियाँ हैं, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जनरेटर यानी कि दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और वो रोज़ लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पहनने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियाँ काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो गई थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए।
अब जरा नज़र डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूज मैरिड लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से एमबीए किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $19,000 पर मंथ था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको अलर्ट रहने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है पर हर कोई हम्बल नहीं होता। इन स्टोरीज से मिले लेसन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बूगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वैंगवेथ और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नॉवेल कैश 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज़्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। वैसे अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दोनों लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 साल की उम्र में ही वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टेंट फर्म में से एक मैकेंजी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बन के दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलेनियर बन चुके थे तो उन्हें एक बिलियनियर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनियर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बुफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें 5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंच गई। गोल्डमैन के स्टॉक्स एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले से ही 100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी। लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीज़ें सीख सकते हैं। पहला लेसन ये है कि सबसे मुश्किल और फाइनेंशियल स्किल है और ज़्यादा दौलत को जमा करने से खुद को रोकना। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम और ज़्यादा पैसे का लालच सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप पीछे जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीज़ों में बहुत अच्छा है।
दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हैं। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लीजिए कि एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है, उसके पास पहले से ही काफ़ी पैसा है। पर अगर हम उसकी तुलना माइक ट्रम्प से करें जिसकी $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये प्लेयर उसके सामने एकदम करीब लगेगा। मान लो हेज फंड मैनेजर जो कि $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप हेज फंड मैनेजर कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये 36 मिलियन उसके सामने काफ़ी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स जो साल के $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें, तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफे से करें, जो कि 2018 में उनसे $3.5 बिलियन ज़्यादा अमीर हैं, और अगर वॉरेन बुफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें, जिनकी वर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो यहाँ देखा आपने कि सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप भी इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूँ, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे और आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी पैसे हैं, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हों। लास वेगास के डीलर ने एक बार कहा था कि कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं, आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज़्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विनर कोई भी एक नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी की खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीज़ें पैसे, फेम और पावर से बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास ये कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कही थी। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले, किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो या फिर आपकी अचीवमेंट हो। ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी अब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वो अपने किए की सफाई दे रहे थे, वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन अब उनके लिए और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती हैं, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है, खुशियाँ बेशकीमती हैं। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है, आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। और इस इम्पॉर्टेंट लर्निंग को सीखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक फील्ड की सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर अग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतना करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ़ से कवर करने, बर्फ़ पिघलने और फिर से बर्फ़ से ढकने पर कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है। लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे की वजह क्या है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती हैं, न कि 5। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलानकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव धरती की धुरी पर पड़ता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि धरती अपनी धुरी पर कुछ ज़्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फेयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपिन, जो कि एक रशियन मेटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सदियों में टिके रहने में भी आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रहीं, जब तक पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक नहीं गई, और इस तरह आइस एज आया। समझा आपने? कंपाउंडिंग का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हैं और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हैं तो आप मिलेनियर बन जाएंगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसा जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया, और जब वे 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों की कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बुफे ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन कमाया। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में सोचिए, 8 + 8 + 8 + 8, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72। ये जोड़ है, लेकिन जब 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 13,42,17,728। देखा आपने कितना फर्क है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं करते थे, और उन्होंने 60 या 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसा जमा किया। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। फिर से बता दें कि उनके पास $84.5 बिलियन हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक वे करते ही रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फ़र्क। तो आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ लेते हैं, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो ये बात हम इन 2 इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उसके पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज़ छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के न जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 29, 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे, और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूँ था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और उसका अंदाज़ा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। तो बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया था। पर अब्राहम जर्मैंस्की के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 यानी 1920 के दौरान वो मिलेनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफ़ी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ ही दिनों बाद अब्राहम गायब हो गया था। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर की
स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को यूँ लगा कि जैसे वो हमेशा ही जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों के बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहिम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहिम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो यहाँ समझा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना अलग चीज़ है और उसे बनाए रखना अलग चीज़ है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना होगा। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत आपसे छिन सकती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पर आएंगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। लाइफ में हार और नाकामियां भी अभी मिलेंगी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती है। अब हम वॉरेन बुफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज़्यादा सालों के लिए कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं, और इसी तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी, वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस भी झेल लिए, पर उन्होंने घबरा कर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, किसी एक ओपिनियन तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वो सरवाइव कर गए। तो कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी ह्यूमन बिहेवियर भी शामिल है। ये बुक समरी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज़ें हैं, जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। ये समरी ये भी याद दिलाती है कि दुनिया गोल है और ज़िंदगी हार और जीत का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के ढेरों तरीके हैं, पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक तरीका है। इसीलिए हम्बल बने, पैसे की वैल्यू समझें और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारना सीखें, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। आपने इस बुक समरी से स्पेशली क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही बेहतरीन और रोचक कहानियों और किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।